गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज हम सेकंड पार्ट जो है चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग थिंक एंड ग्रो रिच बुक का जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा जो पहला सेक्शन था, पहला पार्ट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली। उसमें था हमने जो डिस्कस किया कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, हाउ टू बिल्ड ए प्लान एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट, what is the role of persistence in planning and execution of desire, and what are the failures in planning, और प्लानिंग में फेलियर्स क्या क्या होते हैं, और ये जो फेलियर्स होते हैं ये टेम्पररी डिफीट्स होते हैं, दीज आर नॉट परमानेंट डिफीट्स। आप इन टेम्पररी डिफीट्स को नो डाउट आपको फेस करना पड़ता है, बट इवेंचुअली यू विल एंड अप इनटू विन सिचुएशन जहाँ पे आप अपनी जो डिज़ायर है उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक लीडर्स होते हैं, दूसरे फॉलोअर्स होते हैं। लीडर्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, 11 तरह के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो डिस्कस किए हमने। उसके बाद लीडरशिप के फेलियर्स क्या क्या होते हैं, वो 10 तरह के होते हैं, वो हमने डिस्कस किए। और ऑथर के अकॉर्डिंगली उन दिनों में 1937 के अराउंड कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे लीडरशिप की रिक्वायरमेंट उसको महसूस हुई थी। वो एरियाज़ थे जैसे कि पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, एजुकेशन, इंडस्ट्री और बैंकिंग सिस्टम, जहाँ पे उसको ज़रूरत थी, लगता था ऑथर को कि जहाँ पे नई लीडरशिप होनी चाहिए रेवोल्यूशन लाने के लिए। उसके बाद जो है मीडिया को कैसे यूज़ किया जा सकता है अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज़ करने के लिए, मार्केट करने के लिए, वो हमने डिस्कस किया। और जो आपका ब्रीफ है, सो कॉल्ड आपका, उसे हम बायोडाटा कह सकते हैं, उसमें क्या क्या इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो डिस्कस किए, जैसे कि एजुकेशन एक्सपीरियंस, आपका प्रेफरेंस फॉर द जॉब क्यों है, और आपकी एक्सपर्टीज़ क्या किस फील्ड में है, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और आने वाले समय में ऑथर के अकॉर्डिंगली जो बिजनेस होगा वो पार्टनरशिप के बेसिस पे होगा, जिसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशन में काम करेंगे। और जो है सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं लोगों को, दैट विल डिसाइड द फॉर्च्यून ऑफ द बिजनेस। यानी कि कोई बिजनेस कितना टाइम चलेगा, कितना लंबा चलेगा और कितना बढ़ेगा, वो सारा जो है डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि सर्विस कितनी प्रोवाइड कर पाता है कोई। और इसके बाद इसमें एक और जो ट्रेट ऑथर ने डिस्कस किया वो था कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी जो है वो कितना इम्पेक्ट करती है आपकी सर्विस को, आपके एज ए बिजनेस अगर आप चलाते हैं तो उसमें एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी का क्या रोल होता है। अब आज हम डिस्कस करते हैं इसके आगे। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि व्हाट इज़ द कैपिटल वैल्यू ऑफ योर सर्विसेज। जब आप अपनी सर्विसेज को मार्केट करते हैं तो उसकी कैपिटल वैल्यू क्या होती है। तो ये जो आपकी कैपिटल वैल्यू है, ये एक मर्चेंट है जो कि कमोडिटीज़ बेचता है, आप उसके बराबर ही कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो आप अपनी पर्सनल सर्विसेज ही क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे। तो एक जस्ट लाइक यू आर जस्ट लाइक ए मर्चेंट हु इज़ सेलिंग हिज कमोडिटीज़। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर लागू होंगे तो वही आप पे होंगे। और वही जो पीछे बताया कि जो
एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई में बिजनेस में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा और वो एक हार्मनी में काम करेंगे और जो पब्लिक है, जो एंड कस्टमर है, उसको सर्व करेंगे और एंड कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना और बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करवाना, ये उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि वही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा इन द लॉन्ग रन कि कौन सा बिजनेस कितना चलेगा। और जो कॉन्सेप्ट था गो एंड गेटर, वो ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो जाएगा, और जो कॉन्सेप्ट है गो एंड गिव वाला, वो स्टार्ट हो जाएगा। और बिजनेस में कोई भी प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलने वाले होंगे, और जो एक हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग और सिंक्रोनाइजेशन के साथ ही बिजनेस चल पाएगा। और आपके जो ब्रेन है उसकी जो एक्चुअल कैपिटल वैल्यू है, दैट इज़ इक्वलेंट टू योर अर्निंग्स। और ये जो आपकी अर्निंग है, एनुअल इनकम है, दैट इज़ इक्वलेंट टू योर कैपिटल वैल्यू। और कैपिटल वैल्यू जो है, और वो आपकी एज़ पर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री वो डिपेंड करती है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं। जैसे कि 6% ऑथर के अकॉर्डिंगली उस समय जो चल रहा था 6% था, तो आपकी कहते जो अर्निंग्स हैं वो 6% पर एनम के हिसाब से कंसिडर होती हैं। आपका जो ब्रेन है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मार्केट किया जाए, तो जो है आपका बिजनेस है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल सकता है। बिकॉज़ ब्रेन जो है, इसमें प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि ये विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पेरिश नहीं करता है, ये चुराया नहीं जा सकता है, इसकी वैल्यू कम नहीं होती है, जैसे कि कमोडिटीज़ की हो जाती है या ख़राब हो जाती हैं, पेरिश हो जाती हैं। और इसमें जो आपका ब्रेन की कैपेसिटी है, आप उसको एनहांस कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एनहांस कर सकते हैं और अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपनी सर्विसेज में। और अकॉर्डिंग टू दैट अपनी जो है मार्केट वैल्यू बढ़ा के अपनी जो है बिजनेस को और एनहांस कर सकते हैं। इसके बाद ऑथर ने डिस्कस किए हैं कि कुछ मेजर कारण हैं आपके फेलियर होने के बिजनेस में, और ये अप्रॉक्सीमेट 30 रीज़न इसमें डिस्कस किए हैं ऑथर ने। हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑथर के अकॉर्डिंगली दुनिया में 98% जो लोग हैं वो फेल होते हैं बिजनेसेस में, ओनली 2% लोग यू कैन से सक्सेसफुल होते हैं। उसका रीज़न यही है कि लोगों में जो देखा गया है कि लैक ऑफ परसिस्टेंस होती है, फेल होते हैं, दोबारा ट्राई उनको करनी चाहिए, लेकिन वो रिपीटडली जो है ट्राई नहीं करते हैं और फेल हो जाते हैं। चलिए इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। फेलियर्स के जो अलग अलग रीजंस इसमें डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल है अनफेवरेबल हेरिडिटरी बैकग्राउंड। इसमें क्या है कि आप जन्म से ही कह लीजिए, कहना ये चाहता है कि आप बाय बर्थ ही आपकी जो है ब्रेन की कैपेबिलिटी कम है, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंगली इस कैपेबिलिटी को ठीक है किया जा सकता है, या इसको फुलफ़िल किया जा सकता है, या इसको ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मास्टरमाइंड लाइन्स। आपके पास मास्टरमाइंड लाइन्स अगर है तो आप उसकी हेल्प से आपकी ये जो इनकैपेबिलिटी है या स्किल की कमी है, इसको पूरा किया जा सकता है। सेकंड है द लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। इसमें क्या है कि अगर आपका, इसमें देखा ये गया है कि मैक्सिमम लोगों का ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं होता है। अब जिन लोगों का अगर ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं होगा तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि वो सक्सेस कैसे प्राप्त करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल फेल्स ड्यू टू दिस रीज़न बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रॉपर और डेफिनेट गोल। थर्ड इज़ लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव एवरेज। इसमें क्या है कि लोगों की माइंडसेट जो है वो मेडियोक्रिटी की है या एवरेज लाइफ जीने की है।
वो ऊंचा सोचते ही नहीं है लाइफ में। सो इसकी वजह से दैट लीड्स टू फेलियर। फोर्थ इज़ द इनसफिशिएंट एजुकेशन। इसमें फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा है ऑथर कि फॉर्मल एजुकेशन को अगर हम कहें कि इनसफिशिएंट है तो सक्सेस नहीं मिलेगी, ये ऐसा नहीं है। एग्जांपल्स इसकी बहुत हैं, जैसे हेनरी फोर्ड है, थॉमस अल्वा एडिसन है। इनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम थी बट दे प्रैक्टिकली दे वर एजुकेटेड पर्सन्स। सो ये कहना कि अगर आपके पास फॉर्मली एजुकेशन कम है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, सो कॉल्ड रियल एजुकेशन नहीं है तो आप फेल होते हैं। और ज़्यादातर लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द फॉर्मल एजुकेशन, सो वो फेल हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को जो है इनसफिशिएंट नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है, इसको भी एमएमए के थ्रू यू कैन से ओवरलैप या इसको कंपनसेट किया जा सकता है। फिफ्थ इज़ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं वो ओवर पावर कर जाती हैं इंसान को और वो फेल हो जाता है। सिक्स्थ इज़ द इल हेल्थ। इल हेल्थ में अगर होती है, इल हेल्थ होती है या ख़राब सेहत होती है तो इंसान जो है फेल होता है और ये इसके कारण काफ़ी होते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग है, ओवर थिंकिंग है, ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इनएडिक्वेट एयर सप्लाई है, या अच्छी हवा, ताज़ी हवा जो बॉडी को नहीं मिलती है तो ब्रेन जो है आपका धीरे धीरे वीक हो जाता है। सो दीज आर द रीजन्स फॉर हैविंग इल हेल्थ। 7 जो है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट जो है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। आपके बचपन में जो है आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो अच्छी नहीं हुई होती है, जो आपकी माइंड्स की कह लीजिए सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छी नहीं हुई होती, उसकी वजह से जो है आप जब बड़े होते हैं तो एक हिंड्रेंस क्रिएट करती है और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन ये सबसे बड़ा एक कारण है फेलियर होने का किसी भी इंसान के, क्योंकि इसमें क्या है कि वो चीज़ों को टालता रहता है कि आज नहीं कल करूँगा, और कल कभी भी उसकी आती नहीं है। लैक ऑफ परसिस्टेंस, दिस इज़ अनदर मेजर रीज़न ऑफ द फेलियर इन लाइफ, बिकॉज जैसे कि रिपीटेडली फेलियर्स मिलते हैं इंसान को, तब क्या होता है कि वो दोबारा ट्राई नहीं करता, डिसहार्टेंड हो जाता है और फिर वो क्विट कर जाता है। नेगेटिव पर्सनैलिटी, इसमें क्या है कि जो नेगेटिव पर्सनैलिटी होने की वजह से जो है इंसान जो है जो लोगों को रिपेल करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आप कह लीजिए सक्सेस है वो मिलती है पावर से, और पावर कहाँ से मिलती है? लोगों के कोऑपरेशन से, और जो नेगेटिव बंदा होता है उसको लोग कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं, सो इसकी वजह से उसको अल्टीमेटली जो है फेलियर ही मिलता है। लैक ऑफ कंट्रोल सेक्स अर्ज, इसमें क्या है कि जो सेक्स की जो एक इमोशन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, जिसको अगर प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके इसको सही यूज़ ना किया जाए तो ये डिज़ास्टर में एंड होती है। तो इसको सही तरीके से चैनलाइज करके इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इसको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फेलियर मिलते हैं लाइफ में। अनकंट्रोल्ड डिज़ायर फॉर समथिंग फॉर नथिंग, इसमें क्या है कि एग्जांपल है गैम्बलिंग की। गैम्बलिंग में क्या होता है कि अल्टीमेटली ज़्यादातर हम देखें 99.9% लोग जो है अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल दी है ऑथर ने जो है उसकी वॉल स्ट्रीट की क्रैश की, वॉल स्ट्रीट जो है उसका क्रैश की उसने एग्जांपल दी है। इट्स जस्ट गैम्बलिंग ऑन इन दोज डेज। लैक ऑफ वेल डिफाइंड पावर, डिसीजन पावर जो है उसकी कमी होने की वजह से जो है फेलियर होते हैं। इसमें एक कहावत है कि जो सक्सेसफुल बंदे होते हैं वो बहुत
जल्दी डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसको जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। दे आर क्विक इन टेकिंग डिसीजन बट दे डोंट चेंज इट, और अगर चेंज करना पड़ता है तो बहुत स्लोली करते हैं। और इसके उल्टा जो फेलियर बंदे होते हैं वो डिसीजन बहुत धीरे धीरे लेते हैं या लेते नहीं हैं। अगर लेते हैं तो उसको बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, और इसकी वजह से फेलियर को लीड करते हैं वो। और 14 पॉइंट है इसमें, 6 फियर्स हैं इस बुक में डिस्कस किए गए हैं। जो डर हैं 6 तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, जिसमें पॉवर्टी, इल हेल्थ, क्रिटिसिज्म, लॉस ऑफ लव, डेथ, ओल्ड एज। ये इनमें का अगर आपके मन में ये डर बैठ जाए इन 6 में से किसी का या एक से ज़्यादा का, तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 15th है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द लाइफ पार्टनर। अगर आपका लाइफ पार्टनर गलत सेलेक्ट हो जाए, नो डाउट कोई चाहता नहीं है लाइफ पार्टनर गलत सेलेक्ट करना, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बाय बैड लक और वट एवर इट इज़, अगर आपका लाइफ पार्टनर सही नहीं आपको मिला या उसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं प्रॉपर या ट्यूनिंग नहीं प्रॉपर बैठती, तो दैट विल लीड टू डिज़ास्टर, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी हारमोनी नहीं होगी उसके साथ, और आपकी जो है मेंटल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। दैट विल डेफिनेटली लीड टू डिज़ास्टर एंड फेलियर। और 16th पॉइंट है ओवर कॉशियस होना। इसमें क्या है कि बंदा जो है बहुत ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चिंता करनी शुरू कर देता है। इसमें 2 होती हैं चीज़ें, एक ओवर कॉन्शियस, एक अंडर कॉन्शियस। या बिल्कुल ही चिंता छोड़ देता है या बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चिंता करनी शुरू कर देता है। ये दोनों चीज़ों में, दोनों एक्सट्रीम में ही नुकसान होता है, फेलियर मिलता है। 17th है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एसोसिएट। इसमें आपका जो बिजनेस पार्टनर है, अगर आपने वो गलत सेलेक्ट कर लिया, दैन इट विल लीड टू अगेन फेलियर, क्योंकि अगर बिजनेस पार्टनर आपको कहीं डिसऑनेस्ट मिल जाता है या आपको डबल क्रॉस कर देता है या आपके साथ आपको बाईपास करता है या आपके साथ चीटिंग करता है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट सक्सीड इन दैट एंडेवर। 18th है सुपरस्टिशन और प्रेजुडिस। इसमें क्या है कि ये बेसिकली फियर्स हैं और बाइजनेस है जो कि फेलियर को ही लीड करते हैं। 19th है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वोकेशन। इसमें इंसान की गलती ये होती है कि वो गलत जॉब को सिलेक्ट कर लेता है, गलत स्ट्रीम या गलत कह लीजिए फील्ड को सिलेक्ट कर लेता है अपने लिए ज़िंदगी में। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट होता नहीं है और हाफ हार्टेडली काम करता है, तो उसकी वजह से वो फाइनली क्या होता है, वो फेल ही होता है। 20th पॉइंट है इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स। इसमें कहावत है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ ऑफ नो यूज़। जो अगर आप कंसंट्रेटली किसी काम को नहीं करते हैं, तो हाफ हार्टेडली करते हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है रिज़ल्ट उसका जो है पॉजिटिव नहीं होता, या उसको कह लीजिए वो फेल ही होते हैं। 21st जो इसमें कारण है, 21वां जो कारण है उसमें है हैबिट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग। आपकी जो एक बिना किसी कंट्रोल के पैसा खर्चने की जो आदत है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें क्या है होता है कि इतनी आपकी आमदनी नहीं होती, इतनी आपकी अर्निंग नहीं होती जितना आप खर्चते हैं, तो इससे क्या होता है इम्बैलेंस होता है। उसके बाद फिर आप में फियर फैक्टर आ जाता है और आप डिसीजन मेकिंग आपकी जो है ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और फाइनली जो है फेलियर हो जाते हैं लाइफ में। उसके बाद नेक्स्ट आता है लैक ऑफ एंथुजियाज्म। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कन्विंसिंग पावर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है दैट लीड टू फेलियर। नेक्स्ट इज़ द इनटॉलरेंस। इसमें क्या है कि आप अल्टीमेटली
नए स्किल्स, नई नॉलेज जो है एक्वायर करनी बंद कर देते हैं। और अल्टीमेटली जो है, अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, स्टेगनेंसी आ जाएगी आप में, तो दैट विल लीड टू फेलियर इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज़ ओवर इंडल्जेंस। ओवर इंडल्जेंस मतलब इसमें क्या है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे ओवर ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं। तो इनमें ज़्यादा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो अल्टीमेटली लीड टू डिज़ास्टर। नेक्स्ट इज़ द इनएबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर्स। अगर आप दूसरों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है फेलियर आपका निश्चित है, क्योंकि आप अकेले कभी भी किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आपको दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और आप दूसरों की सपोर्ट लेनी ही पड़ेगी आपको, अगर किसी भी एंडेवर को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी भी सक्सेस को पाना चाहते हैं। इसके बाद आता है पावर एक्वायर्ड थ्रू पेरेंट्स या हेरिडिटरी कह लीजिए। आपने पावर अगर आपने प्राप्त की है, उस केस में भी आप फेल होते हैं, क्योंकि आपके पास पर्सनल स्किल्स नहीं होते हैं। आपको बैठे बिठाए कह लीजिए आपको पावर मिल जाती है या रिचनेस मिल जाती है, वो भी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, उसमें भी आप फेल हो जाते हैं। कारण यही है कि आपके अपने पास स्किल नहीं होते हैं। आप जो बनाया आपको एक कह लीजिए एम्पायर या एक रिचनेस मिली होती है, आप उसको ख़राब कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेंशनल डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी अनइंटेंशनली जो होती है वो तो लोग समझते हैं, उसको टॉलरेट कर लेते हैं। अगर इंटेंशनली अगर जानबूझ के अगर डिसऑनेस्टी करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। कभी ना कभी आपने पकड़े जाना है, और पकड़े जाएंगे तो आपकी रेपुटेशन परमानेंटली ख़राब हो जाएगी, और फिर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, और आप अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो कैरियर है या बिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें egoism एंड वैनिटी, दीज आर द रेड लाइट्स फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। नेक्स्ट इज़ द गेसिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। इसमें क्या है कि एक इंस्टेड ऑफ रैशनल थिंकिंग, एक लॉजिकली सोचने की बजाय गैस वर्क करना किसी चीज़ के बारे में और ओवर थिंकिंग करना, वो क्या है डिज़ास्टर्स को लीड करता है, और इसे अल्टीमेटली जो है आप किसी भी बिजनेस को ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल। इसमें क्या है कि इंसान जो है बिजनेस शुरू कर देता है, कोई भी एंडेवर कोई भी शुरू कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है, और जब उसको सेटबैक लगता है तो संभल नहीं पाता, और फाइनली जो है ट्रैप में फंस जाता है और ख़त्म हो जाता है, और फेलियर उसको मिलती है अल्टीमेटली। और ये 30 पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स जो 30 रीजंस हैं जो फेलियर्स का हैं, जो डिस्कस किए हैं ऑथर ने इस चैप्टर में। और आप इनको एनालाइज कर सकते हैं, इनमें देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आप पे ढुकता है, आप पे सही उसमें आप विद इन दैट फ्रेमवर्क आप आते हैं। अगर आते हैं तो आपको देखना पड़ेगा, उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, आप किसी दूसरे की भी मदद ले सकते हैं इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए, क्रॉस चेक करवाने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान को खुद नहीं पता चलता है कि उसमें क्या कमियां हैं। तो ये ऑथर सजेस्ट भी करता है कि आप इस चीज़ को किसी दूसरे की ड्यूटी लगाइए जो आपको अनबाइस्ड तरीके से आपको बता पाए कि आप में ये गलती है, या आप इस चीज़ को इम्प्रूव करिए। और अपनी जो सर्विसेज जो हैं उसको मार्केट करने से पहले जो है आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और बढ़ाना चाहिए, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना चाहिए और जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि आप जब मार्केट में उतरें, जब आप कंपटीशन में हों सो कॉल्ड, तो आप अपने आप एक्सेल कर जाएं बाकियों से। एक बार इसमें ऑथर ने एक एग्जांपल दी है, एक इंसान
एक बंदा जो है इंटरव्यू देने जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजर के साथ सारा कुछ मतलब ठीक ठाक चल रहा होता है, और फाइनली जब बात आती है कि सैलरी कितनी चाहिए, तो मैनेजर उसे पूछता है कि तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। तो उसके बारे में वो बंदा इंसान कहता है कि मैंने इसके बारे में तो कुछ सोचा नहीं। तो इससे एकदम से उस मैनेजर को क्लिक होता है कि ये बंदे की डेफिनेट प्लानिंग है इसके दिमाग में, ही इज़ नॉट सीरियस। तो फिर उसका माइंड चेंज हो जाता है मैनेजर का। वो फिर कहता है उस बंदे को कि यार मैं फिर तुम्हें एक प्रोबेशन पीरियड पे रखूँगा अभी, तो फिर डिसाइड करेंगे आपके बारे में कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन वो बंदा रिफ्यूज़ कर देता है इस चीज़ को कि नहीं, कहता मैं आपकी इस ऑफ़र को नहीं लूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मुझे इतनी सैलरी मिल रही है जितनी मुझे ऑफ़र की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आप जो आपकी सो कॉल्ड वर्थ है उसको आप पहले इंश्योर कर लीजिए बिफोर मूविंग फर्दर, बिफोर प्रोस्पेक्टिंग योर सेल्फ यू शुड नो योर वर्थ। इसमें सारांश ये है इसका कहने का। और जो वर्थ है आपकी वो ज़्यादा होनी चाहिए वॉट एवर यू आर रिसीविंग एट द मोमेंट। और इसमें जो आपकी वर्थ है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि जो आप चाहते हैं। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी आप कितनी वैल्यूडेशन करते हैं, कितनी आपकी सर्विस रेंडर्स करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। सो योर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन योर सर्विसेज टू रेंडर अपॉन और योर कैपेबिलिटी टू वैल्यूडेशन। और इसमें ऑथर ने कहा है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए आपको एनुअल बेसिस पे इन सभी पॉइंट्स पे, कि ताकि जो है इस सेल्फ एनालिसिस का बेनिफिट आपको मिले इन द सेंस कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें अकॉर्डिंगली, और जो आपके जो पहले बताया है कि अपने वर्थ को बढ़ा सकें, ताकि आपने आपको उस हिसाब से पेश करके आपको आपके जो सर्विसेज हैं उसको अच्छे तरीके से मार्केट कर सकें, और आपको उसमें बढ़िया तरीके से आपको उसकी वर्थ मिल सके। और इसकी जो एनुअल असेसमेंट जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्सीमेटली 27-28 के करीब, वो जो हैं अपने आप को पूछने चाहिए। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर है, उसमें क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप को पूछने चाहिए, ताकि अपने आप को वो क्वेश्चंस पूछ के आप अपने आप को करेक्ट कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, अपनी वर्थ को बढ़ा सकें। और ये क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्या मैंने अपने गोल्स अटेन किए जो मैंने अपने इस साल के लिए बनाए थे, क्या मैंने जो डिलीवर करनी थी क्वालिटी वो मैंने डिलीवर की, क्या मैंने क्वांटिटी जो डिलीवर कर सकता था वो की, क्या मैंने जो अपनी जो मेरा कंडक्ट है वो हारमोनियस है या नहीं है, क्या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो उसके क्या कारण हैं और उसको कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या मेरी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है पहले से, और क्या मेरे जो एफ़र्ट्स हैं वो परसिस्टेंसी उसमें दिख रही है नहीं दिख रही है, और मैं अपने प्लान्स के अकॉर्डिंगली चल पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, और क्या मैं अपने डिसीजंस को प्रॉम्प्टली ले पा रहा हूँ नहीं ले पा रहा हूँ, क्या मैं अपने फियर्स को ओवरकम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं ओवर कॉशियस हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं जो रिलेशंस हैं मेरे पीयर्स के साथ, अदर्स पीपल्स के साथ, वो अच्छे हैं या नहीं हैं, अगर नहीं हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव करूँ,
क्या मैं कंसंट्रेट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, अगर कर पाता हूँ तो इसके और कैसे इम्प्रूव करूँ, क्या मैं ओपन माइंडेड हूँ, टॉलरेंट हूँ, पेशेंस मैं दिखाता हूँ अपने बिहेवियर में या नहीं, क्या मैं अपनी जो है सर्विसेज जो रेंडर करता हूँ उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे काम में ईगो झलकती है या नहीं झलकती, क्या मैं और लोगों की रिस्पेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, क्या मैं जो टाइम मैनेजमेंट को अपनी फॉलो कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, और क्या मैं जो मेरा कंडक्ट है लोगों के साथ उसमें कोई मेरे को गिल्ट तो नहीं फील होती उसमें कुछ, क्या कहीं पे मैं किसी के साथ अनफेयरली डील तो नहीं करता हूँ, और अगर करता हूँ तो उसका कारण क्या है और उस चीज़ को मैं कैसे ठीक करूँ, क्या मैं सही जॉब में हूँ या नहीं हूँ, और अगर नहीं हूँ तो फिर क्या करूँ, और लास्टली जो है मेरी फंडामेंटल ऑफ सक्सेस जो है प्रिंसिपल्स पे उस पे मेरी रेटिंग क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं क्वेश्चनर्स जो हैं इन चीज़ों को जो है ऑथर कहता है कि अपने आप को वैल्यूएट करना चाहिए। और अभी तक जो हमने हैं प्रिंसिपल्स जो हैं डिस्कस किए हैं वो फॉर द प्लानिंग ऑफ सेल्स ऑफ योर पर्सनल सर्विसेज के किए हैं, और इनमें जो प्रिंसिपल जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप है, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ लीडरशिप क्यों है, क्या क्या हैं वो डिस्कस किए हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर एनी लीडरशिप क्या क्या हैं, फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं वो डिस्कस किए हैं, और मेन कॉज ऑफ फेलियर फॉर ऑल वो क्या क्या हैं वो हमने डिस्कस किए हैं इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो लीडरशिप रोल में हैं, और ये इस इंफॉर्मेशन को पाके आपकी जो एनालिटिकल कैपेबिलिटी है या लोगों को पहचानने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है पर्सनल डायरेक्टर्स और जो एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स हैं उनके बहुत काम की है, बिकॉज़ इसमें एक बात और जो ऑथर ने डिस्कस की है वो कहते हैं कि ये जो रिचनेस है और उसको प्राप्त करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके हैं, वो आपको कहाँ और कैसे मिल सकते हैं। ये 1937 की बात कर रहा है ऑथर। तो ऑथर ने इसी का खुद ही जवाब देते हुए बोले कि द आंसर इज़ अमेरिका। अमेरिका उसने इसलिए बोला कि आप वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है, आपको रिचनेस प्राप्त करने के लिए, अपने डिज़ायर को अचीव करने के लिए, एक बहुत प्रॉस्परस ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम्स हैं आपको, जैसे कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, फ्रीडम ऑफ मैरिज है, फ्रीडम टू लिव एनीवेयर है, फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर विदाउट एनी पासपोर्ट है, इवन यहाँ तक कि आप प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होने तक की आपको जो है सो कॉल्ड फ्रीडम है। यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी। सो अमेरिका में आप ऑथर कहते कि यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, और इंसान की 3 ज़रूरतें मेन होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और जो कि अमेरिका में उनके हिसाब से एक जो बहुत ही छोटे लेवल पे एक कह लीजिए सो कॉल्ड एक लेबरर है, उसकी जो नीड्स हैं वो भी बड़े इजीली पूरी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उन्होंने ऑथर ने कहा कि
इजीली एक लेबरर अगर न्यूयॉर्क में रह रहा है तो उसका जो खर्चा जो है रेंट का $65 अप्रॉक्सीमेटली आता है न्यूयॉर्क में। अगर वो किसी छोटे शहर में रह रहा है तो $20 के करीब ही आता है। और उसका एक अगर ब्रेकफास्ट की बात करें न्यूयॉर्क में करना है एक बंदे ने तो सिर्फ उसका $2 के करीब अप्रॉक्सीमेट खर्चा आता है। ये बात कर रहे हैं उन दिनों की 1937 की। और अगर क्लोथिंग की बात करें तो एक लेडी अगर खर्चा करे पर एनम तो $200 का खर्चा है और एक आदमी का तो उससे भी कम होता है। सो ये सब डिस्कस इसलिए ऑथर कर रहा है क्योंकि वो कहना ही चाहता है कि बहुत नॉमिनल एक्सपेंडिचर हैं या बहुत एक्सपेंसिव जो हैं बहुत नॉमिनल हैं। अगर शेल्टर की बात करें तो कहता जो रहने के लिए मकान है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, स्टीम है, गीज़र है, ठीक है, और उसमें वैक्यूम क्लीनर्स है, रेफ्रिजरेटर है, रेडियो है और जितने अप्लाइंसेस हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बहुत नॉमिनल रेट्स पे मिलते हैं। और कहते उसमें एक एग्ज़ाम्पल दी है ऑथर ने, कहते अगर आपने जैसे पहले बताया कि ब्रेकफास्ट अप्रॉक्सीमेटली $2 में आप कर सकते हैं घर में एक इंसान एक बंदा। तो उसमें जैसे ब्रेकफास्ट में जूस है अवेलेबल, ब्रेड है, शुगर है, टी है, उसमें बनाना है और एग है। कहते ये सारा जो है इंग्रेडिएंट्स उस ब्रेकफास्ट के हैं ये अप्रॉक्सीमेट $2 में अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो इतने सस्ते जो कह लीजिए अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, ये जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए अमेरिका में ये इतने सस्ते हैं, उसका कारण क्या है? इसके पीछे जो मिरेकल एक जो कह लीजिए शक्ति कौन सी है इसके पीछे, मिरेकलस डिवाइन फोर्स क्या है इसके पीछे? दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल। और ये कैपिटल क्या है? इट्स नथिंग बट इट्स नॉट ओनली द मनी, इट्स द हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंट पीपल behind this, along with no doubt money also. These people use the money efficiently for the good of people, along with the profitability of their own. So ये क्या करते हैं बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि ये जो बंदे हैं ये मनी को बहुत अच्छे तरीके से लोगों की भलाई के लिए और अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, सोसाइटी को सर्व करते हैं इन अ होलिस्टिक सेंस। और इसमें है कौन कौन इन्वॉल्व, ये बंदे कौन कौन हैं? इसमें डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, केमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं। सो दीज आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल जो कि एक हर एक अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। और ये जो कैपिटलिस्ट हैं, दीज आर द ब्रेन ऑफ सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन का दिमाग है क्योंकि ये जो है सप्लाई करते हैं, दे सप्लाई द फैब्रिक, द होल फाइबर ऑफ द होल एजुकेशन सिस्टम जो कि ह्यूमन प्रोग्रेस को कंसिस्ट करता है। इन नटशेल ये कह सकते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं यही सूत्रधार हैं सारी इकॉनमी की डेवलपमेंट के। नो डाउट इनको जो है सोसाइटी में जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं या रेडिकल्स माइंडसेट वाले बंदे हैं या और हैं, ये इनको बुरा भला इनको कहते हैं, इनको इनके बारे में बहुत अच्छे विचार नहीं रखते हैं, रादर इनके अगेंस्ट गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। बट रियल सेंस में ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग
एजेंट्स हैं जो कि बहुत सोसाइटी को सर्व करते हैं पॉजिटिवली। और ये इसमें एग्ज़ाम्पल दी है, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की, जैसे पहले बात कर रहे थे, उसमें टी है या उसमें शुगर है या एग्स हैं, ये अलग अलग जगह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। कोई फ्लोरिडा से हो रहा है, शुगर क्यूबा से हो रही है, और टी चाइना से आ रही है। और ये इधर चीज़ें देखा जाए तो न्यूयॉर्क में अवेलेबल करवा पाना, इट्स नॉट अ ईजी जॉब, इट्स नॉट अ फन। और ये सारा कुछ जो है हवाई जहाज़ों के थ्रू, रेलगाड़ियों के थ्रू, या एक बहुत बड़े ये प्रोजेक्ट हैं अपने आप में। और ये कैसे पॉसिबल होते हैं या कौन करवाता है इनको? ये सारे कैपिटलिस्ट ही करवाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो ही सारा कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाते हैं। सो दे आर रियल बेनिफैक्टर ऑफ द सोसाइटी। और ये जो कैपिटलिस्ट करते हैं वो अपनी इमेजिनेशन, उनकी स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर, बर्निंग डिज़ायर, इमेजिनेशन, परसिस्टेंस, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे ट्रेड्स उनमें होते हैं जिनकी वजह से वो ये सब कर पाते हैं, जो कि आम बंदे की बस की बात नहीं होती है। दे आर सेल्फ मेड मैन्स। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जैसे बताया कि सोसाइटी में लोग जो हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस, रेडिकल्स, थॉट वाले बंदे जो हैं, इनके बारे में गलत बोलते हैं, इनको जो है सोसाइटी में डिसऑनर करते हैं। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप रह सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी किंतु परंतु के। बट हाँ, एक जो है आपको कानून की पालना करते हुए, अवॉइड करते हुए रहना पड़ेगा, नो डाउट। और इसके बिना आपको कोई किंतु परंतु, कोई किसी किस्म की कह सकते हैं कि रोक टोक नहीं है या होगी या है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ लोग ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली, जो लोग कहते हैं कि हमें बैठे बैठाए ही सरकार खाना खिलाए, और रादर ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमें वो पाले पोसे बच्चों की तरह, जैसे ऑर्फन्स होते हैं या कह लीजिए अनाथ बच्चे होते हैं। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। लेकिन एक इकोनॉमिक्स का फार्मूला है, कहते वो फार्मूला क्या है कि देयर इज़ you can't expect anything, you can't expect something for nothing, or you can say you can't get without giving. So this is a law of economics, और ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं या इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। और अमेरिका में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है या रखना है कि दिस लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें यही है कि आपको यू हैव टू गिव समथिंग बिफोर गेटिंग समथिंग, और you have to serve before you get something, before serving, after serving to the society or to your customers. So capitalist America is ready to provide each and every person who is ready to serve by providing their services to them. So this is all about this chapter of organized planning। और इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर को, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने 2 सेक्शन में, 2 वीडियोस में हमने कवर किया है, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर था। और उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा, और काफ़ी इसमें लर्निंग्स मैंने शेयर करने की कोशिश की है आपके साथ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने लर्न किया होगा। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, फिर मिलते हैं।